हरियाणा में एग्जिट पोल्स के नतीजे बता रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की हो सकती है। उधर जम्मू कश्मीर को लेकर एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि किसी दल या गठबंधन को शायद बहुमत ना मिले। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन सबसे आगे जरूर रह सकता है, लेकिन फिर भी बहुमत से वो पीछे रह जाएगा। अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा त्रिशंकु रहती है और कोई भी दल या गठबंधन बहुमत से 10-12 सीट दूर रह जाता है, तो चर्चा तो यह है कि 5 मनोनीत सदस्य निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इन 5 सदस्यों का मामला क्या है? ये 5 का पेच क्या है? ये कब और कहां पर आएंगे? ये कब सत्ता को किसी भी तरफ बदलने का दम रखेंगे? इस पर आज हम खास बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं एग्जिट पोल्स का अनुमान क्या कहता है। एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक 90 सदस्यों की जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें मिल सकती हैं, बहुमत से 3 कम। बीजेपी को 27 सीटें मिल सकती हैं, पीडीपी को 7 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 14 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि एग्जिट पोल्स के नतीजे हमेशा सही साबित नहीं हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर एक अनुमान निकालने की कोशिश इन एग्जिट पोल्स में जरूर की जाती है। इस आधार पर जम्मू कश्मीर में कितने समीकरण बनेंगे, इस पर भी नजर डाल सकते हैं। पहला समीकरण अब आपके सामने है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन जाए, बहुमत मिल जाए। दूसरा, निर्दलियों और छोटे दलों के समर्थन से बीजेपी सरकार बना ले, लेकिन बीजेपी के लिए ये बहुत मुश्किल हो सकता है। फिर भी बीजेपी को ये उम्मीद है कि वे करिश्मा कर सकती है। जब जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती होगी, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो आज़ाद उम्मीदवार हैं और बीजेपी के सहयोगी दलों की जीत होगी और जम्मू कश्मीर में अगली सरकार हमारी होगी। तो पहला समीकरण कांग्रेस एनसी की सरकार, दूसरा समीकरण बीजेपी की छोटे दलों के साथ सरकार, और अब तीसरा समीकरण जो कहता है कि जम्मू कश्मीर की सियासत को नया मोड़ दे सकता है। इस तीसरे समीकरण के मुताबिक कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पीडीपी जुड़ जाए तो तीनों दल मिलकर सरकार बना सकते हैं। ऐसे कुछ समीकरणों की सुगबुगाहट भी दिखी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं भूलना चाहिए, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी एक साथ इंडिया ब्लॉक का हिस्सा भी रहे हैं। PDP agrees that to come up with you. Are you ready to do that? Are you ready to agree with them? Why not? What is wrong with it? We can be rivals in elections, but if the aim is the same, that we want the good of the people of Jammu and Kashmir, I'll have no objections, and I'm sure Congress will have no objections. लेकिन फारूक साहब के ही बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ऐसी अटकलों से दूरी बनाते दिखे। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उन्होंने समर्थन नहीं दिया है, उन्होंने समर्थन की पेशकश भी नहीं की है और हमें अब तक नहीं पता है कि मतदाताओं ने क्या फैसला किया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें अगले साल 24 घंटों के लिए ऐसी समय पूर्व अटकलों का लगाम लगाना चाहिए। और अब बात करते हैं चौथे समीकरण की, और वो ये है कि सत्ता की चाबी 5 मनोनीत विधायकों के हाथ में आ जाए। अगर बीजेपी और निर्दलीय मिल जाएं तो ये 5 मनोनीत विधायक ऐसी भूमिका निभा सकते हैं। 5 मनोनीत विधायकों के आने से जम्मू कश्मीर विधानसभा की सदस्य संख्या 90 से बढ़कर 95 हो जाएगी और बहुमत का आंकड़ा 46 से बढ़कर 48 पर आ जाएगा। इन 5 विधायकों को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोनीत करने हैं। सवाल यह है कि इनके मनोनयन का नियम कहां से आया। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत उसे अनुच्छेद 370 के तहत मिला विशेष दर्जा हटा लिया गया और उसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिए गए। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के मुताबिक अगर विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम हो तो 2 महिला सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद पिछले साल एक संशोधन किया गया। 26 जुलाई 2023 को इस संशोधन के मुताबिक मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर अब 5 कर दी गई है। बाकी 3 में से 2 प्रवासी कश्मीरी समुदाय से होंगे, जिनमें एक सदस्य महिला होनी जरूरी है।
और एक सदस्य पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर का विस्थापित होना चाहिए। खास बात यह है कि उपराज्यपाल इन सदस्यों को मनोनीत करेंगे। चुनी हुई सरकार की सलाह पर उनका मनोनयन नहीं होगा और इसी को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत अब तेज हो गई है। प्रशासन के जानकारों के मुताबिक कल जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद 3 नोटिफिकेशन जारी होंगे। उनका क्रम इस प्रकार से होगा। पहला नोटिफिकेशन विधानसभा के गठन का होगा। दूसरा नोटिफिकेशन प्रशासनिक सचिवों से अधिकार मंत्री परिषद को मिलने से जुड़ा होगा और तीसरा नोटिफिकेशन उपराज्यपाल द्वारा 5 सदस्यों के मनोनयन का होगा। इसी को लेकर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि उपराज्यपाल को चुनी हुई सरकार की मदद और सलाह पर ही मनोनयन करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले मनोनयन करना जनता के फैसले में बाधा डालने के बराबर होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। ये गवर्नमेंट का है कि वो नॉमिनेट किसको करेगी और नॉमिनेट करके गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजेगी। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। ये क्या करना चाहेंगे मुझे नहीं पता, मगर अगर अन्य ऐसा कदम उठाया हम सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे। फिर हुकूमत बनाने का फ़ायदा क्या है? अगर लाट साहब भी यहाँ रहेंगे तो हुकूमत का फ़ायदा क्या है? वी हैव टू फाइट अगेंस्ट ऑल दोज। स्टेटहुड आना चाहिए, एंड नॉट ट्रंकेड स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड, वेयर गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू डू थिंग्स। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला विधायकों के मनोनयन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ऐसे एक मामले में सुप्रीम कोर्ट एलजी के फैसले को सही ठहरा चुका है। ये मामला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से जुड़ा हुआ है। 2017 में पुडुचेरी की विधानसभा में 2 विधायक मनोनीत किए गए। तब की एलजी किरण बेदी ने उनको मनोनीत किया था। कांग्रेस की सरकार पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट गई। पुडुचेरी सरकार का तर्क था कि एलजी को सीएम से परामर्श करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के फैसले को उस वक्त सही ठहरा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी फैसले में कोई कानूनी उल्लंघन नहीं पाया था। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में भी क्या ये फैसला सही ठहरेगा, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, जो कि संविधान के जानकार हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिंदर सिंह, जो कि प्रवक्ता हैं पीडीपी के, वो हमारे साथ हैं। नम्रता शर्मा महासचिव हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, वो मेरे साथ जुड़ रही हैं। और सैयद जुनैद हाशमी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम फैज़ान साहब के पास चलना चाहेंगे, क्योंकि ये संवैधानिक मामला है। पहले उनसे समझ लेते हैं, फिर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की ओर चलेंगे। फैज़ान साहब, शुक्रिया, धन्यवाद। क्या कहता है जम्मू कश्मीर का ये पुनर्गठन बिल? क्या राज्यपाल सीधे तौर पर 5 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है नतीजे आने के साथ ही? देखिए, सरकार किसकी बनती है इससे जाहिर है कि मुझको कोई मतलब नहीं है और मैं उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूं। जी। लेकिन पहले संविधान का उसूल ये है कि जनतंत्र जो है वो संविधान का मूलभूत ढांचा है। और दिल्ली के केस में जो 5 जजेस बेंच ने, जब जस्टिस दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे, चीफ मिनिस्टर वर्सेस एलजी के केस में बहुत से शब्द संविधान के लिए इस्तेमाल किए कि ये रेनेसा है और ये लिविंग संविधान है और ये स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या क्या चीजें उन्होंने कही। तो अगर जनतंत्र में हमारा विश्वास है तो नतीजे आने के बाद फौरन मनोनीत नहीं किए जाने चाहिए गवर्नर द्वारा। सरकार बन जाए उसके बाद करें, लेकिन अभी ये बात नहीं हो रही है कि क्या सरकार के कहने पे मनोनीत करें। जी जी जी। क्योंकि जो प्रिंसिपल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का है कि गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर वो उस पर कार्य करें, लेकिन यूनियन टेरिटरी में ये प्रिंसिपल सही नहीं है। जो पौंडीचेरी का केस है उससे ये जरा एक अलग मुद्दा है। पौंडीचेरी के केस में एलजी ने नहीं किया था, सेंटर का अधिकार था वो यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के तहत। और प्रश्न यह था कि क्या सेंटर राज्य सरकार से कंसल्ट करके नॉमिनेट करे। यहां मामला गवर्नर का है। अगर सरकार बन गई तो फिर गवर्नर को नॉमिनेट करना चाहिए सरकार के कहने पे।
लेकिन मैं जरा सा ये जो 2019 का भी लॉ है और सॉरी फैजान साहब, 2023 बीच में इंटरवीन कर रहा हूं, और वो उसमें इसलिए एक मिनट, जस्ट एक मिनट, अच्छा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ कहने जा रहा हूं जो अब तक इस पूरे डिस्कशन में पूरे देश में किसी ने कही नहीं है। जी देखिए, पूरे सिटीजनशिप के लॉ में नागरिक बनाते समय हम ये कहते हैं कि नागरिकता उसे मिलेगी जो इस तारीख से पहले आ गया हो। जैसे हमने सीएए में 2019 में यह कहा कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गया, या आसाम अकॉर्ड में हमने कहा कि साहब वो 25 मार्च 1971 से पहले आया हो। यहां बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिन लोगों को हम माइग्रेंट की बात कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो नवंबर 1 1989 के बाद आए। जी ये एक बड़ी इरेशनल सी चीज इसमें आ गई है। दूसरी चीज जो हम कह रहे हैं डिस्प्लेस लोगों की, उसमें हम कह रहे हैं अलग अलग चीजें कि साहब 1947 में, 1965 में, 1971 में। मुझे ये लगता है कि यूनियन टेरिटरी होने की वजह से गवर्नर जो हैं वो राज्य सरकार बन भी जाए किसी की तो उसकी बात नहीं मानेंगे, वो खुद नॉमिनेट करेंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि एक राज्य था जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसमें चुनाव हुए, चुनाव के रिजल्ट आने से पहले हम जनता का फैसले को बदलना चाहें, ये जनतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है। अगर हमारे देश में सरकार बनाना मास्टर स्ट्रोक माना जाता है और सरकार जनता नहीं बनाती बल्कि कोई नॉमिनेटेड गवर्नर बनाता है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। था फैजान साहब, क्योंकि ये गवर्नर नहीं है, ये एलजी है, ये फुल स्टेट नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है। एलजी साहब दिल्ली से अपॉइंट हुए हैं, दिल्ली को रिपोर्ट करते हैं, और दिल्ली के बिना पर वो 5 आदमी को नॉमिनेट कर सकते हैं, कम से कम ये कानून ये कहता है, जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल जो है। तो ऐसे में मैंने कह दिया, वो आपने भी यही बात बोली है कही, मैंने। आप इसमें नैतिकता का सवाल ले आए हैं, और मैं इसमें नैतिकता को नैतिकता पीछे का छोड़ नहीं दे है। रहा हूं। लोकतांत्रिक होना नैतिकता नहीं है, संवैधानिकता है। नैतिकता तो ये नहीं बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं संवैधानिकता क्या है कि जनता से हमने पूछा था सरकार बनाओ, तो जनता को बनाने दें। उसी दिन हमको नोटिफिकेशन नहीं करना चाहिए जिस दिन चुनावों के रिजल्ट आ रहे हैं। पर मैंने आपसे कहा कि वो बिल्कुल बाद ठीक में बात। नॉमिनेट करेंगे और सरकार के कहने पे नहीं करेंगे, वो ठीक है, ये बात यूनियन टेरिटरी है। ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये बात तो हम सब माननी भी चाहिए, समझ में भी और आती ये है। नैतिकता का प्रश्न नहीं है सुमित, ये बिल्कुल संवैधानिकता का प्रश्न है। लोकतंत्र होना नैतिकता नहीं है। जी जी। ये संविधान का प्रावधान है, प्रियम्बल की पहली लाइन में है पर कि उसी हमने संविधान resolve का किया कानून ये इंडिया कह को रहा है एक कि 5 democratic सदस्य state बनाना। एलजी नॉमिनेट कर सकते हैं। उसी संविधान की एक धारा ये कह रही है, उसी संविधान का एक हिस्सा ये कह रहा है। लेकिन जो संविधान की कोर होती है, कोर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है संविधान का, कि जनतंत्र को मजबूती दी जाए। तो अगर जनता ने मैंडेट दिया और 90 की विधानसभा है, और 90 में से जिसके पास 46 का नंबर हो, बगैर उन 5 के, उनका हक पहले बनता है। अगर मैं आपकी बात को आसान शब्दों में रखूं यहाँ पे, तो बिल्कुल। तो ये डिपेंड करेगा एलजी साहब पे, मनोज सिन्हा साहब पे, कैसे रिएक्ट करते हैं वो, उनका ऑफिस क्या करता है, दिल्ली से आदमी क्या कहता है। आपने बहुत अच्छे से इस मामले, पौंडीचेरी में तो भी क्या था कि 15 लोग थे जी, आपने 3 नॉमिनेट करे, 18 हो गए। दूसरी तरफ देखिए बात क्या है, हमारे सारे नॉमिनेशंस की प्रॉब्लम है। राज्यसभा में भी अगर आप देखें कि नॉमिनेशन का जो प्रावधान है वो कह रहा है कि लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट और सोशल सर्विस में लोगों ने काम किया। आप देखें कितने लोगों को हम अपॉइंट करते हैं जो ये चारों चीजों में नहीं होते। वो संविधान के विरुद्ध है वैसा नॉमिनेशन। और नॉमिनेशन में किसी पार्टी का कोई आदमी नॉमिनेट हो, वो भी संविधान की स्पिरिट के विरुद्ध है। पर उसको कोई चुनौती नहीं करता है। नहीं, चुनौती देखिए, कोर्ट जो है वो पौंडीचेरी में ये कह रही थी कि केंद्र का राइट है। जब केंद्र कोई एक्शन ले रहा है तो केंद्र बाउंड नहीं है राज्य सरकार की बात मानने के लिए।
लेकिन चाहे गवर्नर हो चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, अगर कोई चुनी हुई सरकार होगी तो वो बाध्य है मानने के लिए, एक्सेप्ट उन आइटम्स में जो उसमें उसका विशेषाधिकार हो। जी। नॉमिनेशंस को आमतौर से विशेषाधिकार नहीं माना जाता। बहुत बहुत शुक्रिया वेदांत साहब, बड़े अच्छे से आपने इस पूरे मामले को समझाया, थैंक यू सो मच। लेकिन अब क्या होगा जम्मू कश्मीर में, कल सुबह के नतीजों से वो तस्वीर और साफ होगी। राजनीतिक तौर पर बात कर लेते हैं, खास मेहमान मेरे साथ हैं पीडीपी की, हमारे साथ वीरेंद्र सिंह साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ नम्रता शर्मा जुड़ी हुई हैं और सैयद जुनैद हाशमी साहब जुड़े हुए हैं। पहला सवाल तो मैं नम्रता जी आपसे लेना चाहता हूँ सीधे तौर पर, और ये कि अगर ये त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति है, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं बहुत स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ आपसे, क्या पीडीपी को एनसी और कांग्रेस साथ लेकर आएंगी, ला सकती हैं? इंडिया ब्लॉक में आप देखिए, साथ कोई हैं? भी लाइक माइंडेड, ऑल द लाइक माइंडेड पार्टीज जो भी रोक पाए एक कॉम्युनल फोर्स को, और जम्मू कश्मीर की तरक्की में जो भी बाधा हैं, उन सबको इकट्ठे आके सरकार बनानी है। और मुझे लगता है कि हम लोग जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं वो ऑलरेडी इस पे स्पष्ट कर चुके हैं। इंडिया अलायंस आपकी लाइक माइंडेड पार्टीज में पीडीपी है कि नहीं है? बिल्कुल इंडिया अलायंस का हिस्सा है पीडीपी। वरिंदर सिंह जी, आप हैं साथ में कांग्रेस और एनसी के, जरूरत पड़ने पर मदद करेंगे? देखिए, ऐसे है कि सबसे पहले तो कल 8 तारीख को रिजल्ट है। जब रिजल्ट आ जाएगा किसके पास कितनी सीटें और क्या स्थिति बनेगी, उसके बाद ही लीडरशिप इस पे फैसला करेगी। लेकिन एक बात जरूर है, हम एक सोच के साथ हैं, हम कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ हैं और सेक्युलर फोर्सेस के साथ हैं। क्या आप किसी भी एक बार आप हाथ जला चुके हैं बीजेपी के साथ जाकर, क्या इस बार बीजेपी के साथ जा सकते हैं कोई भी सिचुएशन में? मैंने पहले ही आपसे कह दिया कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तो ये तो बड़ी इट्स टू अर्ली टू से कि हमारे पास कितने नंबर आएंगे, कांग्रेस के पास क्या होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास क्या होगा, बीजेपी कहां तक पहुंचेगी, ये तो सब नहीं, आपका ये जवाब इशारा कर रहा है कि आप बीजेपी के साथ जा सकते हैं, आप इनकार नहीं कर रहे। कोई बात नहीं कही, इसका फैसला जो है वो हमारी लीडरशिप ने करना है। हमने एक बात आपको बड़ी क्लियर कर दी है, जो मैं बात कह रहा हूँ कि रिजल्ट तक वेट कीजिए, जो कुछ होगा मीडिया के सामने होगा, लेकिन हम सेकुलर फोर्सेस के साथ। सेकुलर फोर्सेस कौन है? बीजेपी है कि एनसी है? ये तो सारा देश जानता है सेकुलर कौन और कम्युनल कौन है, इसमें मुझे कहने की जरूरत ही नहीं। अरे आप बता दीजिए ना, अगर सब जानते तो आपको तो सुन लेते हैं। इस बात के ऊपर टाइम क्यों वेस्ट करना कि सेकुलर कौन है और कम्युनल कौन है। मैंने जो बात आपसे सीधी की है कि जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है जो अहम है, जम्मू कश्मीर पिछली बार बीजेपी के साथ आप कहते, बीजेपी आपके हिसाब से कम्युनल नहीं थी, सेकुलर थी। 2015 में सरकार बनाई थी वो झंडा ऑफ अलायंस पर बनाई थी और हमने एक मैंडेट की कदर की थी, क्योंकि जम्मू रीजन पूरे ने एक पार्टी के मैंडेट दिया था, हमने तो उस मैंडेट की कदर की थी। झंडा ऑफ अलायंस पर सरकार बनाई थी, हमने कोई कुर्सी की बात नहीं थी, उसमें 2 रीजन के मैंडेट की बात थी। उस बात को आप समझिए। आज मैं ये कह रहा हूं कि जब तक 8 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा, फैसला होगा कि किसके पास कितनी सीटें हैं, उसके बाद ही बात अगली होगी। हाशमी साहब, मैं आपको लेके आता हूं इस चर्चा में और छोटा सा प्रिसाइसली जानना चाहता हूं कि क्या होगा। क्या 2 चीजें, पहला सवाल तो ये कि क्या पीडीपी इंजीनियर रशीद, ये जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, क्या ये इंडिया कांग्रेस और एनसी ब्लॉक के साथ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? सुमित जी, जहां तक एनसी ये जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो तो कल जिस समय नतीजे आएंगे उसके बाद तय होगा। लेकिन कुछ एक पिक्चर जो मुझे समझ में आ रही है जमीन से वो ये है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दमखम पर 30 का आंकड़ा क्रॉस करती है और 35 के आसपास आके ठहरती है और कांग्रेस 6 से 7 सीटें लेती है, तो संभवतः ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन होगा और पीडीपी इसको बाहर से समर्थन दे सकती है, इसकी सारी संभावनाएं हैं। दूसरी परिस्थिति, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस 30 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाई और 28 के आसपास आके रुक गई और कांग्रेस 6 से 7 इसके बीच में रुक गई, तो अब जब ये पेच फंसेगा तो संभवतः उस समय सरकार को बनने में 1-1.5 महीना लगेगा और हमें कुछ और फोर्सेस अलाइव होती हुई नजर आएंगी। उसका कारण सुमित जी ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है, उस एजेंडे में कि फुलफिलमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके पास गृह विभाग। अगर आपके पास गृह विभाग नहीं है तो मुख्यमंत्री के तौर पर जो वादे आपने घाटी के लोगों के साथ किए हैं, उन सभी वादों को पूरा करना मुश्किल है। लेकिन सुमित जी, वहां पर दूसरा एक और इसके साथ में बड़ा सवाल है कि आपकी ही एग्जिट पोल को मैं देख रहा हूं, पोल ऑफ पोल्स को, आप कह रहे हैं कि लगभग 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले रही है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, 27 सीटों का मतलब है
कि जम्मू के 10 जिलों से भारतीय जनता पार्टी की 27 सीटें आ रही हैं और जो परिस्थितियां बन रही, इन परिस्थितियों में क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और केंद्र इस बात पर सहमति होगी सबके बीच में कि 10 जिलों का विपक्ष होगा और 10 जिलों की सरकार होगी, क्योंकि इस समय जो नतीजे आ रहे हैं उसमें संभवतः बड़ी मेजॉरिटी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और को मिल रही है वो घाटी से मिल रही है।